अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। हमने क्या क्या पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है जी। न्यू क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, रशियन फॉर्मलिज्म। अब जो नेक्स्ट लिटरेरी थ्योरी का टॉपिक है वो है जी हमारे पास प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अक्सर न्यू क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का इकट्ठा क्वेश्चन आता है। न्यू क्रिटिसिज्म का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो सुन लीजिएगा। जब आप वो वीडियो वॉच करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलें, टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को क्लियर करने से पहले मैं आपको इन लफ्ज़ों के मतलब बताती हूँ कि प्रैक्टिकल क्या होता है और क्रिटिसिज्म क्या होता है। प्रैक्टिकल उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करते हैं, और क्रिटिसिज्म कहते हैं किसी को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वे में हो। ठीक है जी। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसको बताता है जी? टेक्स्ट की इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करता है। क्या जी? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब हम कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को अप्लाइड क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। ऐसी चीज़ जो अप्लाई की जाए, जिसको लिखा जाए, जिसको प्रैक्टिकली किया जाए, उसको कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड अप्लाइड क्रिटिसिज्म इज एन एकेडमिक प्रोसीजर ऑफ द डिस्कशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्क। 20th सेंचुरी क्रिटिक I.A. रिचर्ड्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, के मतलब 20th सेंचुरी का एक राइटर था जिसका नाम था I.A. रिचर्ड। उसने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा था और बताया था प्रैक्टिकली करके कि टेक्स्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं, टेक्स्ट को स्टूडेंट्स को बताया था किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। इसके लिए उसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा था 1920s में। ठीक है जी, अपनी बुक के अंदर बताया था। और उसमें उसने क्या किया था जी? उसने प्रैक्टिकली क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की शॉर्ट पोएम्स और कहा इनको कि इनको इंटरप्रेट करो विदाउट बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट। उनको दिए बगैर उसको कहा कि सिर्फ टेक्स्ट को एनालाइज करो, ना ही किसी ऑथर का नेम दिया, ना ही किसी की बायोग्राफी दी, ना ही ये बताया कि इस पोएम का टाइटल क्या है, कुछ भी नहीं बताया, बस खाली टेक्स्ट दे दी। किसी भी पोएम की टेक्स्ट उठाकर दे दी और कहा जी अपने स्टूडेंट्स को कि इसको एनालाइज करो, इसको इंटरप्रेट करो, इसका क्या मतलब है, आपको इसको पढ़ के क्या इसकी इवैल्यूएशन निकालते हैं। तो जब उसने अपने स्टूडेंट्स को दिया तो जो स्टूडेंट्स थे वो इस पर कुछ भी नहीं कर सके, उसको इंटरप्रेट नहीं कर सके। तब उसके ज़हन में ये बात आई कि मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखूंगा। ये मेन रीज़न थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिखने की कि टेक्स्ट को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, टेक्स्ट की किस तरह से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो I.A. रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में बहुत ज़्यादा नाम आता है। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं जी अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट जो है 1929 में, इसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब मैंने आपको क्या क्या बातें बताई कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है। प्रैक्टिकल ये होती है चीज़ जिसको परफॉर्म किया जाता है, और क्रिटिसिज्म ये होता है कि किसी इंसान को क्रिटिसाइज करना पॉजिटिवली या नेगेटिवली वे में। उसके अलावा मैंने बताया कि इसको अप्लाइड क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि 20th सेंचुरी का एक क्रिटिक था I.A. रिचर्ड्स, उसका बहुत ज़्यादा नाम आता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को कुछ पोएम्स दी थी, और वो सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और ये सारा कुछ उसने अपनी बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर एक्सप्लेन किया है जो कि 1920s में आई थी। उसके बाद यही बात आ जाती है कि डिस्ट्रीब्यूट सम शॉर्ट पोएम्स टू स्टूडेंट विदाउट बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू एनालाइज देम, ताकि लोग इसको बता सकें कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन उस टाइम पर वो स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से वो बहुत डीमोटिवेट भी हुआ था और डिसअपॉइंट भी हुआ था कि मेरे स्टूडेंट्स टेक्स्ट को एनालाइज नहीं कर पाए क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया। इस वजह से उसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बनाया ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं जी। तो अब मैं ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या बातें हुई हैं जी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर। अब जो उसने मेन बात की थी ना, उसने कहा था डू यू नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ अ वर्क एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि आपको किसी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए उसके ऑथर की या फिर किसी क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट की या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, या फिर किसी चीज़ से रिटर्न की ज़रूरत होती है टू एनालाइज इट वेल,
तो उसने इस बात का खुद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर आंसर दिया, नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। यही बात उसने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी कही है कि टेक्स्ट की फॉर्म ही इंपॉर्टेंट होती है, मतलब टेक्स्ट को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है और किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ना ही हिस्ट्री को, ना ही ऑथर की बायोग्राफी को, ना ही खुद ऑथर को, और ना ही उसके रीडर को। मैं मतलब बाद में तो रीडर रिस्पॉन्स तेरी आई और आई जिसका भी इसमें रोल है कि रीड करेंगे तो टेक्स्ट को पता लगेगा, इसमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की भी बात आ जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें टेक्स्ट की मेन इंपॉर्टेंस को हम लोग शो करेंगे। ठीक है जी, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो मेन बात आती है वो इसको लिखने की बात आती है। पेपर्स में क्या होता है, एक हम लोगों को पोम दी जाती है और कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें। किस तरह सॉल्व करें? प्रैक्टिकली इसको एवेल्युएट करें इस टेक्स्ट को। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर्स पहले तो यही समझते हैं कि बच्चों को ये करवाना आसान है, बहुत ही आसान है, बच्चे खुद एवेल्युएट कर लेंगे, एनालाइज कर देंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे किसी भी चीज़ को। लेकिन बच्चों को जब तक सिखाया नहीं जाएगा कि किस तरह से इसको इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, या फिर इसकी इंटेंशंस क्या थी लिखते हुए राइटर की टेक्स्ट के देखते, तो बच्चे इस बात को नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोम के ऊपर। उसके लिए कौन से पॉइंट्स जो है जो इम्पोर्टेंट होंगे, जब उनको हम लोग देखेंगे तो हम एक टेक्स्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं या उस पोम को। तो जी शुरू करते हैं जी, कौन कौन से उसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला उसका पॉइंट आ जाता है जी डेवलपमेंट ऑफ थॉट, या उसको कह सकते हैं हम लोग समरी। डेवलपमेंट ऑफ थॉट क्या कि सबसे पहले एक पोम को देखते हुए आपके ज़हन में क्या आता है, कोई भी चीज़ जो सबसे पहले आपको आती है। अब कोई उर्दू की पोइट्री देख ले, आज को इसकी लब की क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, ये बोल दिया। अब जब आपको नहीं ना पता होगा कि उसका राइटर कौन है, उसकी बायोग्राफी क्या है, इसको पढ़ते हुए आपको समझ आ गई है कि नाज़ुकी इसकी लब की क्या कहें, ये किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो शायर है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो लेडी है वो किस टाइप की है। ठीक है, वो अपने महबूब के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है कि जो तरह की पोइट्री दी जाती है, जो पोम दी जाती है, उसको हमने उसी तरह से इंटरप्रेट करना होता है और उसके थॉट को बताना होता है कि इसमें किस तरह का थॉट यूज़ हुआ है, कि उसको पूरा ओवरऑल पढ़ते हुए हम लोगों को पोम को क्या हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको शो करते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट। या फिर इसको हम लोग समरी अल्फाज, आसान अल्फाज में भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के क्रक्स को हम लोग क्या कहेंगे जी, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, कि इसके अंदर क्या बताया गया है। द आइडिया विच डिवेलप्स द ओवरऑल मीनिंग, कि ओवरऑल मीनिंग क्या है जी किसी भी पोम का। ये हो गया। सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि ओवरऑल मीनिंग क्या है, आपने उसको एक पैराग्राफ के अंदर लिख देना है। देखें, हम इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसको अगर जब लिखेंगे ना हम लोग पैराग्राफ के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ थॉट ये था इसका, उसके बाद ये फिगर ऑफ स्पीच ये हैं, डिवाइसेस ये हैं, लेकिन उसकी इस तरह से ना ऐसा खूबसूरती नहीं आती। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को लिखते हुए अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे ना तो एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, आपने सबसे पहले लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ थॉट। जब आपने डेवलपमेंट ऑफ थॉट लिख दिया, नेक्स्ट आ गया फिगर ऑफ स्पीच एंड डिवाइसेस, के इसमें किस तरह की फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हुई हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुई हैं, आपने देखना है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है, सिमिलीज यूज़ हुई हैं, लाइक या एज का यूज़ है, मेटाफर यूज़ हुआ है, कि एल्यूजन है, पर्सोनिफिकेशन है, और जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस या डिवाइसेस वगैरह हैं उनमें से अगर कुछ भी यूज़ हो रहा है तो आपने उसके अंदर लिख देना है कि इसमें यही फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ हो रही हैं, कि मतलब ये कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, इस लाइन में ये सिमिली यूज़ हो रही है, ये मेटाफर है, ये एल्यूजन है, ये पर्सोनिफिकेशन है कि इसको इंसान के साथ दी जा रही है। तो आपने ये सारा कुछ लिख देना है। पहले डेवलपमेंट ऑफ थॉट के अंदर आपने एक पैराग्राफ बना देना, नेक्स्ट आपने फिगर ऑफ स्पीचेस एंड डिवाइसेस का एक पैराग्राफ बना देना। समझ आ गई आपको? कोई मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। एक पोम को देखना है, सबसे पहले आपने पूरा ओवरऑल पढ़ लेना है उसको। पहले तो आपने 3-4 मरतबा अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ते 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 खुद रियलाइज़ होना शुरू कर देगा, अच्छा इसमें राइटर ने ये कहने की कोशिश की है, और आपके माइंडसेट में जो आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यही है कि आपने आपकी जो एवेल्युएशन है टेक्स्ट को पढ़ते हुए आपने वही लिखनी है जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको, कि मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है वही लिखना है। इसमें राइटर आपका एग्जामिनर जो है कुछ भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके थॉट्स हैं, ये उसके कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच, डिवाइसेस और ये लैंग्वेज डिक्शनरी, ये सारा कुछ आपने ना इसको ध्यान से करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज एंड डिक्शन, कि लैंग्वेज और डिक्शन क्या है,
कि स्पेशल वर्ड्स फॉर देयर सेकेंडरी सजेस्टिव म्यूजिकल विजुअल और इमोशनल मीनिंग। अब मैं समझाती हूँ आपको कि लैंग्वेज डिक्शन कि किस तरह की लैंग्वेज यूज़ हुई है। क्लोकियल लैंग्वेज तो नहीं यूज़ हुई कि मतलब अगर कोई शायर ऐसा है या फिर पोइट ऐसा है, उसने ये तो नहीं लैंग्वेज यूज़ की जो उसकी मदर लैंग्वेज थी, इस तरह की तो लैंग्वेज यूज़ नहीं की। या फिर कोई उसने अगर फॉर एग्जांपल अफ्रीका का बंदा है, उसने अमेरिकन लैंग्वेज तो नहीं यूज़ की। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंग्लिश बोलूँगी तो मेरे एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंट होगा या लिखने के अंदाज में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो उससे पता लग जाता है कि लैंग्वेज और डिक्शन क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि म्यूजिकल वे में लिखा हुआ है, मतलब राइम स्कीम बहुत अच्छी है, ABC AB इस तरह से है, या फिर ABCD इस तरह से चल रहा है। या फिर उसके विजुअल अच्छे तरीके से, इमोशनल में मतलब कि उसको देख के ऐसे दुख लग रहा है कि आपको दुख भरी दास्तान में फील हो रही है, या फिर एक लव का इमेज आ रहा है आपके सामने। तो ये सारी आ जाती है कि लैंग्वेज और डिक्शन किस तरह की है। उसके बाद आ गया है फोर्थ पॉइंट हमारे पास, मूड या फीलिंग किस तरह की है। कि पोम को गौर से पढ़ने के बाद हम लोगों का कैसे पता लगता है कि इस पोम का मूड क्या है। क्या इसमें लवली बातें हो रही हैं या फियर की बात हो रही है, जॉय है, हेटर्ड है, वंडर है, पिटी है, एंगर है, ह्यूमर है, सॉरो है, ETC इनमें से कुछ भी है। समझ आ गई कि मतलब आपने एक पोम पढ़ी है, आपको उसको देखने के बाद लगे हाँ शायद राइटर खुश होगा तो उसने ये लिखी होगी, लेकिन आपने देखें खुद इंटरप्रेट करना है आपने पोम को पढ़ते हुए कि आपको कैसा लग रहा है कि ये खुशी में लिखी गई है या फिर ये डर को शो कर रही है, या इसमें जो है लव का इमेज आ रहा है, या फिर इसमें हेटर्ड का इमेज आ रहा है, या फिर पिटी आ रहा है, या ह्यूमर आ रहा है। इसी तरह की सारी बातें आपने बता देनी। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ थॉट, फिगर ऑफ स्पीच, फिर लैंग्वेज एंड डिक्शन, फिर उसके बाद मूड या फीलिंग किस तरह की है पोम की। नेक्स्ट आ जाता है 5 एंड द लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द पोएम। के स्ट्रक्चर किस तरह का है और पैटर्न किस तरह है पोम का। द मेजर्स ऑफ द लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स इन द स्टैंजा, राइम ऑफ स्टैंजा इन अ स्कीम और पैटर्न। के लाइन्स किस तरह की हैं, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, क्वार्ट्रेन है, पेंटामीटर है, इस तरह तो नहीं है, ये सारा ऑक्टेन है। आपने ये इन सारी बातों का ख्याल रखना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, राइम स्कीम किस तरह की यूज़ हुई है, और ये बताना है कि पैटर्न किस तरह का है। ठीक है जी, इसमें सिर्फ 5 चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं इसको लिखते हुए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है, यही मेन बात है इसका कि ये टेक्स्ट को एनालाइज करता है। उसके बाद आपको IA रिचर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी बात हमने लिख देनी है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उसने एक दिए थी पोम लिखने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए, सॉरी। जब आप ये बता देंगे उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि इसको लिखते कैसे हैं, इसके 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। ये बेसिकली 5 पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किसी भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट का एनालाइज किस तरह से करते हैं। ये आपने मतलब वो देंगे आपको इस तरह से कि कोई भी पेपर के अंदर किसी भी पोइट्री को उठा के दे देंगे, किसी भी पोम को उठा के दे देंगे और कहेंगे इसको प्रैक्टिकल, इसका ऊपर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट का एनालिसिस करें। ठीक है जी, तो उसमें आपने इन 5 बातों का ख्याल रखते हुए उसको सॉल्व करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट को, फिगर ऑफ स्पीच को, लैंग्वेज एंड डिक्शन को, मूड एंड फीलिंग को, एंड स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द पोम को। ठीक है, होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।